हाँ, शुरू करते हैं हम प्रधानमंत्री जी की बात से ही। अब वो किस संदर्भ में बोल रहे थे थोड़ा समझ नहीं पाया मैं। वो हिमाचल में पिछली सरकारों के बारे में कह रहे थे, या गुजरात के बारे में कह रहे थे, या केंद्र के बारे में कह रहे थे, थोड़ा हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हिमाचल के बारे में कह रहे हैं, देखिए पहली बात यह है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे राजनेता हैं जो बेलौस झूठ बोलने के आदी हैं। उनको जरा सा भी झिझक नहीं होती किसी बात को करने के लिए। जिस रेलगाड़ी का भारत का उन्होंने भी उद्घाटन किया है, जो ऊना तक जाएगी, वो कह रहे हैं कि पहली बार रेल परियोजना जा रही है, पहली बार रेलगाड़ी जा रही है। मैं आपसे बता रहा हूं कि 1990-91 के बीच में जनेश्वर मिश्र रेल मंत्री थे। उस समय हम नवभारत टाइम्स अखबार में काम करते थे। पहली बार ऊना रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, वहां पे रेलगाड़ी लेकर गए थे जनेश्वर मिश्र, उनके साथ हम लोग गए थे। तो ये तो 1990-91 की बात है, आज की बात तो नहीं है। तो रेलगाड़ी तो वहां चलती थी। अब ठीक है, वंदे भारत आपने चला दी, चूंकि आपको महंगे टिकट बेचने हैं, दिखाना है साहब कि उसमें अडानी साहब के लोग भी जा सकते होंगे सेब खरीदने के लिए, तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन फिर वहीं पे जब हम लोग गए थे, ऊना के बगल में ही भाखड़ा नांगल डैम है। किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, धूमल ने बनाया था, शांता कुमार जी ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो अब मुश्किल है कि ये कांग्रेस के लोगों पर है। कांग्रेस के लोगों को इस बातों का जवाब देना चाहिए कि कितने झूठ बोलते हैं, कितने असत्य बातें करते हैं सार्वजनिक सभाओं में। क्योंकि जनता तो तालियां बजाने की आदी होती है, धोखे लाए हुए लोग होते हैं, तालियां बजाएंगे, हाँ जी कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसलिए मन अज्ञानता की जो पराकाष्ठा हो सकती है, या तो जानबूझ करके उनको जो फीड करते हैं लोग, जहां वो जाते होंगे भाषण करने के लिए, तो हमको लगता है कि वहां के लोग लिख करके देते होंगे, या ये जानबूझ करके कुछ करते होंगे ताकि उसी पर चर्चा चलती रहे, इसी को लेकर के होती रहे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि हिमाचल ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल पे लगभग सरकार बदलती रहती है। जितनी बार कांग्रेस की सरकार रही होगी, मतलब पहले की बात छोड़ दीजिए, जब वो मीनू कह रही थी यशवंत परमार के बारे में, उनके जमाने की या रामलाल जी के जमाने तक की बात छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद तो शांता कुमार जी, कभी धूमल जी, कभी ये वीरभद्र सिंह जी, या कभी फिर धूमल जी, या फिर अभी ये इनके हैं मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल यह है कि किसके आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको तो ये बताना चाहिए कि साहब 5 साल में हमारे लोगों ने ये काम किया। 5 साल में आपने सेब की खरीद का पूरा ठेका अडानी भाई को दे दिया। इसी के चलते जो जैसे अभी कह रहे थे हमारे मित्र, सेब लोगों ने सड़कों पे फेंकना शुरू कर दिया था, उसके दाम नहीं मिल रहे थे। अडानी ने पहले तो सेब जो शुरुआत किया था, खरीद किया था, तो जो सरकारी दाम खरीद के थे उससे बहुत ज्यादा दाम देकर के खरीदा था। तो किसानों को भी लगा था, सेब किसानों को, कि हाँ साहब अडानी जी आए हैं तो इनके झोली में डालने से हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जब मोनोपोली इनकी कायम हो गई, जब सब्जी ये मंडियां जो है ध्वस्त होने लग गई, उसके बाद अडानी ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो अपने शर्तों पे हम खरीदेंगे, हमको इस तरह का चाहिए, हमको ये रेट में चाहिए। तो आज हालत वही है। इसके पहले वही जब 2-3 उपचुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो उन्हीं से किसानों का गुस्सा प्रस्फुटित हुआ था, जिसको लेकर के आज बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि 3 उपचुनाव की झांकी जो है वो बता रही थी कि इस बार हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन अपरिहार्य है। तो ये हालत हो गई है। गुजरात में ले लीजिए, गुजरात में 5 कार्यकाल लगातार आपके हैं भाई। और केंद्र की बात अगर करिए तो 8 साल से, 8.5 साल से आप ही की सरकार है, तो कब तक आप पिछली सरकारों का पीटते रहेंगे भाई? आप क्या कर रहे हैं? अगर जबानी जमा खर्च करना है तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप अभी बता रहे थे बिहार के बारे में, कर रहे थे भाई, संस्कृत में एक है कहावत है, वचनम किम दरिद्रताम, बोलने में भी दरिद्रता क्यों? तो ठीक है, आप लुटाते जाइए, घोषणाएं करते जाइए, करके चले आइए, कोई पूछता तो है नहीं। न तो अपोजिशन पूछता है और न जनता के बीच से कोई आवाज उठती है कि साहब आप तो कह करके गए थे। आज तक बिहार के लोगों को, जो मुझे अच्छी तरह से याद है, लोग वो जब भाषण कर रहे थे वो तो कर रहे थे साहब, लोग कहते हैं कि बिहार में आर्थिक पैकेज देना चाहिए। कितना दे दूं? 75,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, 1.5 लाख करोड़ दे दूं? लो, 1.25 लाख करोड़ रुपया दे रहा हूं।
₹2.25 लाख या ₹2.5 करोड़ भी आज तक बिहार में उन्होंने नहीं दिया। इसी तरह कश्मीर के बारे में जब जब कश्मीर गए उन्होंने इसी तरह की बातें कही। इसी तरह लाल किले पर जब उनका उद्बोधन हुआ तो उसमें भी इतनी घोषणाएं, कितने लाख करोड़, इतने लाख, सुन करके हम लोग तो जबान लटपटाने लग जाती है साहब। लेकिन वही है कि वचनम किम दरिद्रता, आप बोलते चले जाइए, कोई पूछताछ नहीं है, कोई अपोजिशन आपसे पार्लियामेंट में नहीं पूछेगा कि साहब पिछली बार 15 अगस्त को जो आपने लोकसभा में कहा था बातें, उसका हुआ क्या, कितना खर्च किया, क्या क्या हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सकारात्मक बात राजीव जी वो दक्षिण भारत से दिखाई दे रही, वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें जिस ढंग का हम विजुअल्स देख पा रहे हैं, हालांकि मुख्य धारा के मीडिया जो है या अखबारों में भी कल तक तो कुछ खबरें कभी कभार में देख लेता था, लेकिन अब तो वो भी धीरे धीरे गायब सी हो जा रही है। हमको लग रहा है कि या तो इसारतन गायब हो रही होगी, चाहे जो भी हो। लेकिन उसमें जो जनता के बीच में जो रिसेप्शन है राहुल गांधी का, वो लग रहा है कि एक जन नेता बन रहे हैं वो, और जनता के बीच से इमर्ज कर रहे हैं, जनता के बीच से जन नेता। और राजनीतिक तौर पे जो एक परिपक्वता नजर आ रही है कि उनको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए तो लगातार भाजपा का आईटी सेल, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के जाल फेंक रहे हैं ताकि उसमें राहुल गांधी उलझ के रह जाएं। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इस बात का कि राहुल गांधी इन बातों में उलझने के बजाय अपने मुद्दों पे कायम हैं। महंगाई, बेरोजगार और भारत में जो नफरत की राजनीति हो रही है, सांप्रदायिकता का जहर जो फैलाने की कोशिशें हो रही है, उसके खिलाफ ये 3-4 मुद्दे जो उन्होंने पकड़े हुए हैं, इसको कहीं वो छोड़ नहीं रहे हैं। और आम आदमी के बीच से निकल करके, जैसे 1200 बेरोजगारों की बात आप कर रहे थे, 1200 बेरोजगारों से मिलना और लोगों से, और जिस तरह से बच्चे, युवा, महिलाएं जा करके उनसे अफेक्शनेट, मतलब एक लग रहा है कि कितना बड़ा आकर्षण है, कितना बड़ा लगाव है। और ये प्रायोजित कहीं से दिख नहीं रहा है, प्रायोजित दिखाई दे जाता है, समझ में आ जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रायोजन है इसका, तो वो नहीं दिख रहा है। ये सबसे अच्छी बात, ये सकारात्मक बात ये है जो हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि तमिलनाडु में तो चूंकि आपकी सरकार है, मिलीजुली सरकार आपकी है, डीएमके के साथ सरकार साझा कर रहे हैं, केरल में मार्क्सवादी हैं या फिर आप हैं, आप ही दोनों हैं। कर्नाटका चुनौती होगी, और कर्नाटका के आगे फिर आंध्र और तेलंगाना 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे असली चुनौती आपके सामने पेश आएगी। कर्नाटका में भी बराबर तो नहीं, लेकिन वही कभी 40, कभी 60, कभी 50-50 का मामला रहा है। लेकिन अब जो नजर आ रहा है, इन जो रिसेप्शन दिखाई दे रहा है कर्नाटका में, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई बहुत करामात नहीं किया लोगों ने, ईवीएम के जरिए या कुछ और जरिए जो भी कोई इशू बना दिया लोगों ने चुनाव के समय, तो कर्नाटका से 40% की सरकार जाने वाली है। 40% आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल 40% कमीशन वाली सरकार जो है, तो वो सरकार जाने वाली है। ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस ढंग का माहौल बन रहा है उसी ढंग का माहौल मैं देख पा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री दौड़ भाग लगा लें, लेकिन जब प्रियंका गांधी वहां जाएंगी या फिर राहुल गांधी भी हो सकता है कि बीच में ब्रेक लेकर के वहां जाने की बात उनके भी हो रही है, तो एक आकर्षण का केंद्र तो राहुल गांधी बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात आप देख रहे होंगे कि जो चौका जो प्रभुत्व वर्ग है, या जो जिसको हम इक्वल कह सकते हैं, अब उन लोगों के दिमाग से भी लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी बहुत ही मैच्योर बातें कर रहे हैं, बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में उभर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, सोच में जो परिवर्तन आ रहा है, तो पूरा का पूरा बीजेपी का आईटी सेल फेल कर रहा है, उनके सारे जो हथकंडे हैं वो विफल हो रहे हैं। तो उसमें यही है कि अगर आगे इसी तरह से बढ़ते चले गए राहुल गांधी और अपनी बातों पे कायम रहे, तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। जी परिवर्तन होगा। चुनाव है और चुनाव दर चुनाव बीजेपी